गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत नमस्कार। विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और नया साल आपके जीवन में नए उमंग, नई एनर्जी और नई खुशियां लेकर आए। इन शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में शुरू करूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं सचिन, राहुल, अनूप, जया, रामपाल, वेक्टर, नीतीश। आज तो मुझे लग रहा है भाई बाकी तो क्लासेस आपकी ऑफ ही होंगी, सब लोग अपना न्यू ईयर मना रहे हैं, घूम रहे हैं। हमने कहा कि आज नए साल पे छुट्टी नहीं होगी, नए साल पे तो क्लास लेनी है। छोटे थे ना, बचपन में होता था कि भाई आज तो स्कूल जाना ही है, आज स्कूल नहीं गए तो पूरे साल छुट्टी। वो बचपन की कुछ बातें जो हमारे साथ रहती थी। हम होता था कि न्यू साल पे भाई क्रिकेट भी थोड़ा खेल लेते हैं ताकि साल भर खेलते भी रहे, स्वस्थ भी रहे शरीर। नितेश, प्रिंस, सतीश, सहा, हीरामणि, नीतू, संजू, भानु। तो नए साल पे पढ़ाई करनी बेटा बहुत जरूरी है ना? और नहीं है ना? हीरामणि जी प्रणाम। प्रिंस, चलो बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया गया था, और लास्ट क्लास जिस बच्चे ने ली है वही बच्चा इस पूरे गेम को अब समझ पाएगा जो अब आगे बताया जाएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बेटा ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ जो है ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है? अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है ना, पता है ना सभी को। इसके लिए मैं तो एक काम करता हूं, एक सेकंड रुको। ये बेटा आप ऐसे समझो जैसे हमारे पास में एक बच्चे का टॉय है, और ये अर्थ ऐसे रोटेट करती है ना, ऐसे। अगर आप यहां बड़े ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है फिक्स, और ये तो इनके बीच से जो लाइन पास कर रही है, इस ऊपर वाले से घुसी लाइन एक अंदर और यहाँ नीचे निकली, तो इस अक्ष के परितः है ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ ये बेटा क्या कर रही है हमारी? रोटेट। तो देखो अर्थ ऐसे रोटेट भी करती है और सूर्य के चक्कर भी काटती है, तो चक्कर तो लगा ही रही है ना? और साथ में ऐसे ऐसे रोटेट भी करती है, दोनों काम एक साथ करती है। तो अर्थ जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है वो एक्सिस है बेटा ये जो यहां से घुस रहा है और यहां से निकल रहा है ना, फिर ये रोटेट कर रही है ऐसे। ये अर्थ का होगा रोटेशन। इसे बेटा हम बोलते हैं इक्वेटर, विषुवत रेखा, और ये क्या था बेटा हमारा? नॉर्थ पोल। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जाते हुए समय एक चीज बताई थी कि अगर हम अर्थ के बारे, अगर अर्थ को हम ध्यान से देखें, देर सर ऐसे सीजल का न्यू बैच कब आएगा? भाई आपको पता चल जाएगा एप्लीकेशन पे, है ना? या फिर वहां पे जो नंबर लिखा है उस पर कॉल करके पता करो आप। चलो, अब बेटा हमने पढ़ा लास्ट क्लास के अंदर कि जो अर्थ है जिसके बारे में हम ये पढ़ते हैं कि अर्थ की सतह के आसपास जी की वैल्यू 9.8 है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि ये बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। जी की जो वैल्यू है वो पूरी पृथ्वी पर इक्वेटर पे सबसे कम है, और पोल पर जी की वैल्यू है कैसी बेटा? ज्यादा। तो इक्वेटर पे जी का मान कम है और ध्रुव पोल पर जी का मान ज्यादा है। तो पोल पर जी का मान ज्यादा होने की दो वजह हैं। एक तो मैंने बताया था अर्थ की शेप की वजह से जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा है। तो हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि पोल की तरफ अर्थ की रेडियस त्रिज्या कम है, तो जहां पर रेडियस कम होगी तो बाई फॉर्मूला हमने चेक किया था कि वहां जी का मान ज्यादा आएगा। तो जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा होने की वजह है एक तो अर्थ की शेप, उसका आकार, और एक मैंने बेटा आपको जाते समय एक बात और बताई थी कि अर्थ के रोटेट करने की वजह से भी जी की वैल्यू जो है वो पोल की तरफ ज्यादा है और इक्वेटर विषुवत रेखा की तरफ कम है। अब हम रोटेशन वाला फैक्टर तो हमने डिस्कस नहीं किया था कि ठीक है रोटेशन की वजह से पोल पर जी का मान ज्यादा है, तो उसकी वजह क्या है? शेप वाला तो हमने देख लिया था, सबको याद आ रहा है, भूल तो नहीं गए हो? क्योंकि बीच में हमारी 2 दिन की छुट्टी होगी ना, सैटरडे की और संडे की, ठीक है? सर जो पढ़ा अभी तक उसमें सब क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को रात को, क्योंकि जब मैंने पहले भी आपसे पूछा था पर तब कमेंट सही से नहीं आ रहे थे, रात को 9 बजे को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीक में लगभग 2-3 क्लास में ले रहा हूँ आजकल, जिसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आया करो भाई ज्यादा ज्यादा बच्चे। और अभी उसमें वही टॉपिक चल रहा है जनरली ज्यादातर जो आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, काइनेमेटिक्स के
है ना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण से जुड़े हुए, या लॉज ऑफ मोशन न्यूटन के नियमों से जुड़े हुए क्वेश्चन है। आजकल मैं इसमें ग्रेविटी के क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ देखते हैं बेटा कि रोटेशन की वजह से जी की जो वैल्यू है वो पोल पर ज्यादा क्यों है। अरे देखो बेटा, मान लो कि जी की जो वैल्यू है बेटा अर्थ के रोटेशन की वजह से बदल रही है, और बदल के मान लो गई जी डैश। ये पता कितनी है? जी डैश है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लेमडा के बराबर। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला क्या है, क्या बताना चाह रहा मैं? अब इसे बड़े ध्यान समझना बेटा, अगर अर्थ रोटेट ना करती, अगर अर्थ रोटेट नहीं करती, तो उस समय जी की वैल्यू जो भी होती, उसे मैंने यहां पे लिख दिया, ये जी है। ये जी की वैल्यू तब है अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती। तो उससे मान लो जी का मान आता 10 या 9.9 या 9.8 या 9.7 जो भी है, तो वो ये है। ये बेटा जो आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा है ना, ये इतनी वैल्यू अर्थ के रोटेशन की वजह से, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से घट रही है। अगर अर्थ रोटेट ना कर रही होती तो जी का मान थोड़ा सा ज्यादा होता, जितना में जी की वैल्यू आज दिखाई दे रही है ना धरती पर, जो भी जी की वैल्यू आज है 9.8 है मान लो, अगर अर्थ रोटेट ना कर रही होती, भाई ओमेगा क्या है? अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी। जब अर्थ ऐसे घूमेगी तो बेटा घूम रही वस्तु के पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। अगर आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं तो आपके पास में जो वेलोसिटी, आपके पास में जो वेग है, उसे हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, उसे हम कहते हैं रेखीय वेग, जिसे हम शॉर्टकट में खाली वेलोसिटी कहते हैं। तो अभी तक जितनी वेलोसिटी मैं आपको पढ़ा रहा था वो सारी की सारी लीनियर वेलोसिटी थी, वो रेखीय वेग था। और रेखीय वेग कैसा रहा था? विस्थापन बटे समय से, कि आपका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हो बटे समय से। लेकिन बेटा जो कोई वस्तु सीधी रेखा में नहीं चल रही, जो इसकी तरह से रोटेट कर रही है, भाई हम मान लो जैसे मैं अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, मान लो कि जैसे अगर मैं यहाँ पे एक, ये कोई पेन है मेरे पास, इस पेन से अगर हम यहाँ पे एक निशान बनाए, तो हम बड़ा ध्यान समझना। अब पता नहीं इसके ऊपर पेन चल भी पाएगा कि नहीं। मान लो बेटा मैं यहाँ पे एक निशान बना रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है ना, मेरे पास कोई ऐसी चीज है भी नहीं कि जिससे मैं इसमें निशान बना सकूं। दूसरा पेन एक बार चेक कर लेते हैं, या कुछ और छोटी मोटी चीज होती है ना, इसे समझाने के लिए एक काम करो, एक सेकंड रुको, मैं एक काम और करता हूँ। हमारे यार मैं बिंदी लेके आया था, लेकिन ये बिंदी में क्या ना, पीछे की तरफ एक चिट है, पहले वो हटेगी तब ये चिपकेगी। इसके लिए होने चाहिए थोड़े से नेल्स बड़े, नाखून बड़े, है ना। एक काम करते हैं, चलो अरे बेटा मैं यहाँ पे बिंदी चिपका रहा हूँ, देखो। अब सभी को ये बिंदी यहाँ पे लगी हुई दिख रही होगी, एक पॉइंट दिख रहा होगा ना, दिख रहा है सभी को। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं ये ऐसे, ये रोटेट कर रहा है बेटा, ये
तो इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक पार्टिकल ले लिया, जो बिंदी लगी है, इसे मान लो कि एक पॉइंट है ये। जब ये कोई चीज रोटेट करेगी तो देखो ये पॉइंट भाग रहा है ना इसे, ये पॉइंट अभी यहां पर था, जब ये भागेगा तो इस पॉइंट के पास भी तो कुछ वेलोसिटी होगी भाई। अगर ये पॉइंट एक सीधी रेखा में भाग रहा होता तो इसके पास होते लीनियर वेलोसिटी, पर ये अब ऐसे रोटेट कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे था, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, सॉरी। तो इसके पास में कौन सी होगी, लीनियर वेलोसिटी। तो बेटा यहाँ पे जो ओमेगा है ना, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी, यह कोणीय वेग। यानी कि अब यहां से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी के जब अर्थ रोटेट कर रही है, ऐसे अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, तो पृथ्वी के पास में कोणीय वेग एक एंगुलर वेलोसिटी है। क्योंकि कोई भी पॉइंट जो भी हम अर्थ पे लेंगे, जब वही ऐसे अर्थ घूम रही है तो पॉइंट पे तो भाग रहा है ऐसे, तो भागती हुई चीज के पास कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो उस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, पृथ्वी के कोणीय वेग की वजह से, ओमेगा की वजह से, ये आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, इतना बड़ा जो हिस्सा है वो जी की वैल्यू में से घट रहा है। भाई अगर अर्थ रोटेट ना करती तो मान लो कि जी की वैल्यू उस समय होती 10, पृथ्वी रुकी हुई है, जी की वैल्यू 10 है, पर अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू में से कितना बड़ा हिस्सा घट रहा है, आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा। अब यहां पे जो बेटा लैम्डा है, इस लैम्डा को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हम बोलते हैं अक्षांश। लैटिट्यूड अक्षांश। अब यहां बड़ा ध्यान समझना कि अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई चलो ये आर ई क्या है, अर्थ की रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये बेटा जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है, पता क्या है। जैसे अगर मान लो मैं धरती पर ये वाला पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट, बेटा सेंटर से इस पॉइंट को ये लाइन मिलाएगी, ठीक। अगर बेटा ध्यान से समझना, ये बेटा मैंने पॉइंट लिया ये वाला, तो ये बेटा जो इक्वेटर वाली लाइन है, तो इस इक्वेटर वाली लाइन से इस ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों को मैंने मिलाया, तो बेटा ये इनके बीच में जो एंगल बना ना, ये लैटिट्यूड कहलाएगा। तो मान लो कि आप ऐसे कह सकते हैं कि हम कहते हैं कि धरती पे ये चीज जो है 30 डिग्री के लैटिट्यूड पर है, तो 30 डिग्री के अक्षांश लैटिट्यूड का मतलब ये है कि जो इक्वेटर वाली लाइन है, उस इक्वेटर वाली लाइन से ये वाला जो पॉइंट है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये लैटिट्यूड होता है। अगर बेटा मान लो मैं ये वाला पॉइंट ले लूं, तो इसका जो लैटिट्यूड बनेगा वो और ज्यादा बनेगा। और बेटा मैं पोल वाला पॉइंट लूं, तो बड़े ध्यान से देखना, जो पोल वाला पॉइंट है, ये इक्वेटर वाली लाइन से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। यानी जो पोल होते हैं उनके लिए लैटिट्यूड की वैल्यू तो 90 डिग्री होती है। जो पोल हैं उनके लिए लैटिट्यूड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री। और आप सभी को पता है कि अगर लैम्डा की वैल्यू में 90 डिग्री रख दूं तो कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इतना बड़ा हिस्सा 0 हो जाएगा। यानी कि जो पोल हैं इन पर तो बेटा ये वैल्यू जो है जी की वैल्यू में से कुछ घट ही नहीं रहा है, अर्थ के रोटेट करने की वजह से भी। इसलिए जी की वैल्यू पोल पर ज्यादा क्यों है, तो पोल पर ध्रुव पर जी का मान इसलिए ज्यादा है, उसकी वजह यह है कि पोल पर जी की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि पोल के लिए जो बेटा लैटिट्यूड बनेगा, जो लैम्डा की वैल्यू बनेगी वो 90 डिग्री बनेगी, और कोस 90 कितना होता है, 0। तो 0 बनने की वजह से इतना बड़ा फैक्टर जो घटना चाहिए था वो घटेगा ही नहीं। तो यहां पे देखें हम कि फोर पोल्स लैम्डा की वैल्यू होती है बेटा 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यानी कि जी डैश किसके बराबर आ गया, जी के बराबर। तो यानी कि पोल पर बेटा अर्थ के रोटेट करने की वजह से कोई फैक्टर घट ही नहीं रहा है। यानी अगर अर्थ रुकी हुई हो तो जो जी की वैल्यू होगी, तो अर्थ के रोटेट करने की वजह से पोल पर जी की वैल्यू वही है, तो पोल पर जी के मान पर अर्थ के रोटेट करने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए पोल पर जी का मान ज्यादा है। अगर कोई आपसे कह दे कि अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो पोल पर जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो पोल पर जी के मान में कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि अभी भी नहीं पड़ रहा। भाई अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0, तो इतना बड़ा हिस्सा घटना बंद हो जाएगा। यानी जी डैश किसके बराबर आएगा, जी के, और पोल पे तो पहले से जी डैश जी के बराबर है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये देखें कि रोटेट करने की वजह से, पृथ्वी घूर्णन गति की वजह से जी की वैल्यू में से कितना बड़ा हिस्सा घट रहा है, इतना बड़ा हिस्सा घट रहा है।
लेकिन पोल पर ये पोल पर नहीं घट रहा है हिस्सा, क्योंकि पोल पर लैम्डा की वैल्यू 90 है तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो पोल पर तो इतना बड़ा हिस्सा घट ही नहीं रहा है, यानी वहां के लिए तो आप समझो कि एंगुलर वेलोसिटी 0 ही है। अच्छा दूसरी चीज, अगर मैं काम करूं फॉर इक्वेटर, अगर बेटा हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर के लिए बेटा देखो, ये लैम्डा क्या होता है कि जो इक्वेटर वाली लाइन से जितना एंगल बनेगा, अगर बेटा मैं पॉइंट को इक्वेटर पे ले लूंगा तो इक्वेटर वाली लाइन इक्वेटर वाले पॉइंट के साथ में तो कोई एंगल बनाएगी नहीं, तो फॉर इक्वेटर विषुवत रेखा के लिए लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी और कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और कोस की मैक्सिमम वैल्यू एक ही हो सकती है, कोस का अधिक से अधिक मान एक ही हो सकता है। यानी अगर हम इक्वेटर वाले पॉइंट लेंगे तो बेटा कोस लैम्डा की वैल्यू आएगी मैक्सिमम, तो यानी कि जी में से सबसे बड़ा हिस्सा कहां घट रहा है, इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा सबसे ज्यादा इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर पर अगर ये हिस्सा सबसे ज्यादा मात्रा में घट रहा है, यानी अर्थ के रोटेट करने की वजह से सबसे कम जी की वैल्यू कहां पे, इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू इसलिए क्या है, ये मिनिमम है, क्योंकि सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो इक्वेटर पे घट रही है। अगर आप और कोई भी जगह ले लें, जैसे मान लो आपने ले लिया ये 60 डिग्री, तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो जितना इक्वेटर पे मान घट रहा है उसका आधा ही मान घटेगा। तो अगर आप सबको बोल दे कि अर्थ के रोटेट करने की वजह से जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, हम बोलेंगे अर्थ के रोटेट करने की वजह से जी की वैल्यू में से इतना बड़ा फैक्टर घट रहा है, तो ये फैक्टर सबसे ज्यादा कहां पर घट रहा है, इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे घट रहा है। अगर ये फैक्टर सबसे बड़ा इक्वेटर पे घट रहा है तो इक्वेटर पे इसलिए जी की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, और ये फैक्टर पोल पे तो घट ही नहीं रहा है, इसलिए पोल पर जी की वैल्यू कैसे है, सबसे ज्यादा। बाकी जगह पर भी घटेगा, पर बाकी जगह पे क्या होगा, जितना इक्वेटर पे घट रहा उतना नहीं घटेगा, तो बाकी जगह पे इसलिए जी की वैल्यू क्या बेटा सबसे कम यहाँ, सबसे ज्यादा यहाँ, तो अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ को जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते दिखेगी और पोल पर सबसे ज्यादा दिखाई देगी आपको। अब यहाँ पे उसने एक पेपर में क्वेश्चन पूछता है हमारे से, ये तो पिछली क्लास में हमने पढ़ ही लिया था कि अर्थ के रोटेट करने की वजह से इक्वेटर पे जी का मान कम होता है, ध्रुवों पर ज्यादा। उसके हमने एक्सप्लेनेशन देखी कि जी का मान ध्रुवों पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि ध्रुवों के लिए लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो कोस 90 की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है कि पोल पर तो कोई वैल्यू घटी नहीं रही है रोटेट करने की वजह से। सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे घट रही है, इक्वेटर पे, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होगी, तो कोस 0 का मान 1, वो कोस की मैक्सिमम वैल्यू है। तो सबसे बड़ा मान कहां घट रहा है, इक्वेटर पे, और कहां पे बिल्कुल भी नहीं घट रहा, पोल पे, तो पोल पर जी का मान ज्यादा और इक्वेटर पे कम। अब एक उसने क्वेश्चन पूछा पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना है, ये पेपर में आ भी सकता है। ये एक बार तो सीपीओ के एग्जाम में आया था 2 बार लगातार। तो उसने कहा कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, अगर पृथ्वी घूर्णन गति करना बंद कर दे, तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो जी की वैल्यू बेटा क्या फर्क पड़ेगा, जी की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी, क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो जी की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करेंगे, जो बच्चे टाइम से क्लास में आए वो करो, और जो लेट आए हैं गुड मॉर्निंग हैप्पी न्यू ईयर करना बंद करो। देखो बेटा, जो जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा ये मैंने आपसे पूछा। तो अगर अर्थ बेटा रोटेट करना बंद कर दे तो आपको पता है कि सर पोल पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी हो गई 0, तो इतना बड़ा फैक्टर तो घटना बंद हो जाएगा पोल पे, तो पोल पे तो फैक्टर पहले से ही नहीं घट रहा। तो अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो पोल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जगह तो पड़ेगा। बाकी जगह क्या होगा, जी की वैल्यू अब जितनी है उससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। भाई अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो बाकी जगह देखो इक्वेटर पे या बाकी और जितने पॉइंट हैं इन सब जगह तो जी की वैल्यू आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा के बराबर घट रही है। तो अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो ओमेगा की वैल्यू 0 होते ही इतना बड़ा फैक्टर बाकी जगह भी घटना बंद हो जाएगा। तो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो जी की वैल्यू ध्रुवों पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ध्रुवों पे तो जी का मान जो भी आज है वही का वही रहेगा, लेकिन बाकी जगह बेटा जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। भाई बाकी जगह तो जी की वैल्यू में से कुछ घट ही रहा है अर्थ को रोटेट करने की वजह से, क्योंकि हर जगह थोड़े ना लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री है।
कहीं पे लैम्डा 30 है, कहीं 60 है, कहीं 45 है, और अर्थ घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी भी है उसके पास, तो बाकी जगह जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज करेगी। तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुव को छोड़कर बाकी जगह थोड़ा थोड़ा सा बढ़ेगा। तो जी का मान ध्रुव पर थोड़ा थोड़ा सा क्यों नहीं कहा मैंने बढ़ेगा, क्योंकि जी का मान पे रोटेशन की वजह से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ये फैक्टर जो है ये तो वहां पे पहले से ही लैम्डा 90 की वजह से जीरो है। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी ओमेगा जीरो, तो तब भी वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जगह तो लैम्डा 90 नहीं है ना, तो बाकी जगह जी का मान थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज करेगा ध्रुवों को छोड़कर। हालांकि अभी भी सब जगह बराबर नहीं होगी जी की वैल्यू। क्यों? आप कहोगे सर अब तो सब जगह बराबर हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो चलो जब ओमेगा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पूरा फैक्टर जीरो हो गया। तो अब तो सब जगह जी की वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए। वो पता क्यों नहीं होगी बराबर? क्योंकि अर्थ के जो शेप वाला फैक्टर है वो तो अभी भी है ही, अर्थ ऐसी है। तो उस वाले फैक्टर की वजह से जी की वैल्यू इक्वेटर की तरफ आपको कम दिखेगी, पोल की तरफ ज्यादा दिखेगी। अभी भी हर जगह सेम नहीं होगी, पर वो डिफरेंस जो है पहले से थोड़ा सा कम बदल जाएगा। मान लो यहाँ जी की वैल्यू अभी 10 है, यहाँ पे मान लो कि 9.7 है, तो अभी फिर मान लो अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी तो यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर बाकी जगह जी का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो मान लो 9.7 की जगह 9.9 हो गया, पर अभी भी बराबर नहीं हुआ। अभी भी जी की वैल्यू जो है पोल पर ही ज्यादा होगी, इक्वेटर पे कम होगी। पर वो डिफरेंस जो है उस डिफरेंस में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में लिखेंगे इफ अर्थ stops rotating if earth stops rotating if earth stops rotating about its own axis if earth stops rotating about its own axis comma the value of g will increase slightly at each point the value of g will increase slightly at each point except poles। हिंदी में लिखेंगे यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः है घूर्णन गति करना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर बाकी सब स्थान पर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो जी की वैल्यू जो है वो ध्रुवों को छोड़कर बाकी सब जगह थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी। अब आपको समझ में आ रहा है कि ध्रुव पे मैंने क्यों इफेक्ट नहीं कहा, क्योंकि अर्थ के रोटेट करने की वजह से पोल पर तो जी के मान पे कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। तो अर्थ घूमे नहीं घूमे, जी की जो वैल्यू आज दिख रही है वही की वही जी की वैल्यू पोल पर रहेगी। पर बाकी जगह क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो ओमेगा की वैल्यू जीरो, तो जो फैक्टर घट रहा था रोटेट करने की वजह से वो घटेगा नहीं, तो बाकी जगह जी का मान थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। अब बेटा इसी में ही वो दो वैरायटी और बना सकता है। देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अर्थ के रोटेट करने की वजह से जी की वैल्यू बदल कर हो गई जी डैश, और ये किसके बराबर है आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा के बराबर। ठीक। और वो बेटा आपसे कह दे कि अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, यहाँ तो ओमेगा की वैल्यू जीरो ही होगी कि अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया तो जो जी की वैल्यू में से इतना बड़ा फैक्टर घट रहा था वो घटना बंद हो जाएगा, जी की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा दूसरी चीज, अगर बेटा ऐसा आपसे कह दे, एक केस बना दे वो कि अगर अर्थ जो है उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाए, जैसे अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, मान लो अर्थ जो है वो 18 घंटे में एक चक्कर पूरा कर ले या 12 घंटे में एक चक्कर पूरा कर ले। अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा,
बेटा अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, ओमेगा की वैल्यू बढ़ गई, तो इतना बड़ा जो फैक्टर था ये जो जी की वैल्यू में से घट रहा था, अब ओमेगा की वैल्यू बढ़ने की वजह से ज्यादा मात्रा में घटेगा। यानी अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग बढ़ गया, अगर अर्थ तेजी से घूमने लगे, तो जी की वैल्यू जो आज आपको दिख रही है ना, तो जी की वैल्यू बेटा कम हो जाएगी। हर जगह जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी सी घटेगी, किसे छोड़कर, एक्सेप्ट पोल, क्योंकि पोल पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, कि पोल पे तो पहले से ही रोटेशन का कोई प्रभाव ही नहीं है। तो अगर अर्थ जैसे रोटेट कर रही है, अगर अर्थ तेज घूमने लगे, एक चक्कर मान लो कि वो केवल किस में पूरा कर ले, 24 की जगह 22 घंटे में, 20 घंटे में, 18 घंटे में, अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, तो जो जी की वैल्यू में से इतना बड़ा फैक्टर घट रहा था, ये फैक्टर और ज्यादा घटेगा, तो जी का मान कम हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे कह दे आपसे कि अगर अर्थ स्लो हो जाए, उसकी एंगुलर वेलोसिटी घट जाए, तो बेटा अगर ओमेगा की वैल्यू कम होगी, तो जो इतना बड़ा फैक्टर घट रहा था तो कम घटेगा, तो जी का मान बढ़ जाएगा पोल को छोड़कर। तो अगर कह दे कि अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, या अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी धीरे हो जाए, कम हो जाए, स्लो हो जाए, तो जब भी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी बेटा कम होने की वजह से जो इतना बड़ा फैक्टर घट रहा था, वो फैक्टर अब कम घटेगा, या एंगुलर वेलोसिटी जीरो होने पे वो घटेगा ही नहीं, तो जी का मान जो है उसमें जो कुछ वैल्यू घट रही थी वो घटना बंद हो गई, तो जी का मान बढ़ जाएगा। भाई मान लो कि जी की वैल्यू 10 है, इसमें से घट रहा है मान लो कि 0.3, अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी स्लो हो गई, कम हो गई, तो अब कम होने की वजह से ज्यादा ये इतने बड़े फैक्टर की वैल्यू घट जाएगी। अब मान लो कि पहला वैल्यू कितनी आ रही थी 9.7, अब ये 0.2 ही घट रहा है, तो 9.8 ही, यानी कि थोड़ी सी बढ़ गई। अगर तेज घूमना शुरू कर देगी, तो मान लो पहले 0.3 घट रहा था, अब 0. ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ज्यादा मात्रा में जब ये एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, 0.6 हो गई मान लो, तो 9.4 ही रह जाएगा, जी का मान घट जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर अर्थ तेज घूमने लगे, तो तेज घूमने पे ज्यादा बड़ा फैक्टर घटेगा, तो जी की वैल्यू घटेगी। धीरे घूमने पे ये फैक्टर कम हो जाएगा, तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन पोल को छोड़कर, एक्सेप्ट पोल्स, तो पोल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अरे आगे बात समझ में सभी को? ये वाले क्वेश्चन कर लोगे ऐसे। अब हमारे पास में, मैं फटाफट इस चैप्टर को आपको रिवाइज कराता हूँ 5 क्वेश्चन के साथ। ये 5 क्वेश्चन आप सुनेंगे ध्यान से, क्वेश्चन बोल के उसका आंसर भी मैं ही बताऊंगा। बस आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि जब मेरे आंसर देने से पहले आपके दिमाग में आंसर आ गया था कि नहीं आ गया था, और फिर आप बताएंगे 5 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये, अगर कोई मेरे से पूछ ले कि भाई दो अलग अलग मास, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, जैसे एक अर्थ है और एक सन है, तो जो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो कौन ज्यादा लगाएगा? सूर्य धरती पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि अर्थ सूर्य पर लगा रही है? तो मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको कि जितना फोर्स पहली वस्तु लगाती है दूसरी पर, उतना ही दूसरी लगाती है पहली पर। इनमें कोई हल्की हो चाहे भारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना फोर्स सूर्य का धरती पर है, उतना ही धरती का सूर्य पर भी है। क्लास में मैंने अर्थ और मून का एग्जांपल लिया था कि जितना फोर्स अर्थ लगाती है मून पर, उतना ही मून भी लगाता है अर्थ पे। वो बात अलग है कि इनमें जो हल्का होगा वो आपको उसके अंदर आपको मोशन दिख जाएगा, जो भारी होगा वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे जितना फोर्स धरती लगाती है एप्पल पर, उतना ही एप्पल भी धरती पे लगाता है, पर एप्पल हल्का है, वो तो बेचारा नीचे गिर जाएगा उतनी फोर्स से, लेकिन धरती पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम वैक्यूम में, निर्वात में सेम हाइट से दो अलग अलग मास की वस्तुएं गिराएं, एक हल्की हो एक भारी हो, अगर हम वैक्यूम में सेम हाइट से दो अलग अलग मास की वस्तुएं गिराएं, तो दोनों बिल्कुल एक साथ जमीन पर आकर गिरेंगी, बिल्कुल एक साथ जमीन पे आकर, एक ही हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा था इसी में एक वैरायटी हमने क्या बनाई थी कि एक वस्तु को तुम ड्रॉप करें और एक को हॉरिजॉन्टल स्पीड दें, क्षैतिज दिशा में, तो भी दोनों बिल्कुल एक साथ आके गिरेंगी। अगर दोनों को हॉरिजॉन्टल स्पीड दें, तो एक को कम दे 3, एक को दे 5, तो भी दोनों एक साथ आकर गिरेंगी। ये 3 वैरायटीज में बताई थी मैंने आपको। फिर एक हमने क्या पढ़ा था कि जो जी की वैल्यू है वो हर जगह सेम नहीं है। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू 9.8 नहीं दिखेगी, घटने लग जाएगी। अगर हम अर्थ के सरफेस के अंदर घुसेंगे तो भी जी की वैल्यू हमें हर जगह सेम नहीं दिखेगी। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ, चाहे अर्थ के सरफेस से सेंटर नीचे की तरफ जाओ, दोनों केस में जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। फिर एक हमने क्या पढ़ा क्लास में कि अर्थ, अगर हम ऊपर नीचे नहीं भी जाएं, केवल अर्थ के ऊपर ही घूमे, तो भी हर जगह जी की वैल्यू सेम नहीं है। जी का मान पोल पर ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, उसकी 2 वजह है। पोल पर जी का मान ज्यादा होने की एक वजह है अर्थ की शेप, कि पोल पर रेडियस कम है तो जी का मान ज्यादा है, और एक अर्थ का है रोटेशन। तो अर्थ के रोटेट करने की वजह से, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से हर जगह जी की वैल्यू में से आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा वाला फैक्टर घटता है,
लेकिन ये फैक्टर पोल पर नहीं घटता। तो ये हमने सारी बातें जो है वो क्लास के अंदर अभी हमने पढ़ी थी। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अरे हाँ या ना, क्लियर बात यहाँ तक की? कितने? 5 में से। और एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो जी की वैल्यू, अगर रोटेट करना बंद करने वाला कि ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाना, तो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो जी की वैल्यू पोल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोल को छोड़ के बाकी जगह थोड़ी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे या स्लो हो जाए तो बाकी जगह जी का मान थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता है। लेकिन अगर अर्थ और तेज घूमना शुरू कर दे तो रोटेशन के साथ तो जी की वैल्यू बेटा क्या हो रही थी, बाकी जगह कम हो रही थी, तो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो अगर अर्थ तेज घूमेगी, तेज घूमने से जी का मान घटेगा, है ना, और स्लो चलने से, रुकने से जी का मान बढ़ेगा, लेकिन किसे छोड़ के? ध्रुव को छोड़कर, एक्सेप्ट पोल। तो 5 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे हैं, कितने बच्चों को 5 के 5 का आंसर मेरे बोलने से पहले ही दिमाग में चलना शुरू हो गया था? अब इसे गजला, वेक्टर, सूरज सब बताएंगे। करो सभी ये। फुल क्लियर पुष्पेंद्र सूरज कह रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ढूंढता भी मैं भी आपके लिए। एक बार पीडीएफ ना इतनी सारी हो गई है पढ़ा पढ़ा के। चलो, मिल गई शुरुआत में। पीडीएफ नंबर है 14। ये बेटा क्वेश्चन करो, कम से कम 2 ऑप्शन तो आप बाहर निकाल ही सकते हैं। अगर आपको पूरा नहीं भी पता ना, तो आप 2 ऑप्शन तो बाहर निकाल सकते हैं। करेंगे तो कौन कौन से 2 ऑप्शन आंसर नहीं होंगे, एटलीस्ट ये तो आप देख ही लो। ठीक है पुष्पेंद्र भाई, हजारों वादा कर चुके हैं, आज तक तो किसी ने निभाया नहीं। वेक्टर का एक आंसर आया हमारे पास में, बहुत बेकार आंसर आया है। इतने गंदे आंसर की हमने उम्मीद नहीं की थी। पहला जब की तरह ठीक था, अब तूने गलत कर दिया। चलो, अब कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। बेटा इसमें आप 1-2 ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर कर ही सकते थे। इसने क्या लिखा है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वाज श्रिंक बाय 1%, मास रिमेनिंग द सेम, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस वुड। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है, द्रव्यमान समान रहता है, तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होगा? कह रहा है कि भाई धरती का मास तो ना बदले और रेडियस जो है ना, अर्थ सिकुड़ कर उसकी रेडियस 1% कम हो जाए, तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, आप सभी ने पढ़ा है कि जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी m/r²। वो आपसे कह रहा है कि अर्थ का मास तो ना बदले, यानी कि मास तो कांस्टेंट रहे। बेटा कैपिटल जी तो कांस्टेंट है ही, तो मुझे एक चीज बताओ, ये तो दोनों फिक्स हो गए। तो अगर बेटा कह रहा है कि अर्थ की रेडियस 1% घट जाए, तो अगर आर की वैल्यू 1% घट गई, अगर आर 1% घटेगा, तो बेटा अगर आर घटेगा तो जी का मान तो बढ़ेगा। यानी कम से कम मुझे इतना पता चल गया कि मेरा आंसर जो है या तो ए में से है या बी में से है, सी और डी तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता।
अब समस्या ये है कि रेडियस 1% घटने पर जी का मान बढ़ेगा कितना। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में पहले मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूं, फटाक से आप 10 सेकंड में क्वेश्चन कर पाए, उसके बाद में फिर मैं आपको उसके बता दूंगा क्यों ऐसा क्यों हुआ। बेटा अगर कभी ऐसा हो पेपर में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रेडियस के घटने पर 1% 2% घटने पर या बढ़ने पर, है ना, तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप देखो रेडियस घट रही है कि बढ़ रही है। रेडियस श्रिंक हो रही है, घट रही है, तो जी का मान बढ़ेगा। रेडियस बढ़ रही होती है तो जी का मान घटता। यहां तक तो आप कर लोगे। अब कितने परसेंट, बेटा जितने परसेंट भी रेडियस कहेगा कम करने के लिए, उसमें आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है, स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई। तो बेटा रेडियस घट रही है 1%, तो जी का मान बढ़ेगा तो कितना, 2%। तो 20 का करेक्ट आंसर है। जो एक्चुअल में आप सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना ज्यादा बढ़िया है, वरना तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन जी। जी के माने बेटा परसेंटेज चेंज जो आता है वो होता है 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो बेटा यहाँ पे डेल्टा आर का मतलब है कि रेडियस में कितना चेंज हुआ। तो डेल्टा होता है ना चेंज के लिए, तो डेल्टा आर है रेडियस में चेंज। तो बेटा कितना है, 1%। 1% ऑफ रेडियस, पूरी रेडियस का 1% है ना रेडियस में चेंज। तो बेटा 1% के लिए हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यानी कि डेल्टा आर हो गया आर बाई 100। इस वाले फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो आप। तो बाहर क्या था, ये 2 डेल्टा आर क्या है, आर बाई 100 है। एक आर ये नीचे लिखा हुआ है और बाहर क्या है 100। तो 100 से 100 कट गया, आर से आर कट गया, तो कितना बचा, ये 2 बचा। यानी कि परसेंटेज चेंज जी में कितना है, 2% का। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। पर लेकिन हम बार बार इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे कि 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। आपको सोचो अगर ये 1% की जगह 2% का चेंज होता तो बेटा यहाँ 2 लिखता मैं, नीचे परसेंटेज हटा के 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई आर। तो मेरे पास कितना बन जाता बेटा, यहाँ पे 2 आता तो 2 आर बाई 100 बनता है ना। तो मैं फिर डेल्टा आर की जगह क्या लिखता है, यहाँ पे 2 आर बाई 100। एक आर यहाँ पे लिखा है, 100 बार लिखा है, तो 2 आर बाई 100 लिखा था, 2 ये था, 2 ये, तो 2 दूनी 4 हो जाता। तो वही है, अगर परसेंटेज 2 का आया तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के लिए मैं भी 2 की करते 6 हो जाता। तो यहाँ पे हमारे पास 1% था तो 2 की मल्टीप्लाई करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन कई पेपर में आ चुका है कि अगर अर्थ का मास हम कॉन्स्टेंट रखकर रेडियस 1% घटा देंगे तो जी का मान 2% बढ़ जाएगा। रेडियस 2% घटा देते तो 4% का फर्क पड़ जाता है ना, 2.5 में 5% का फर्क पड़ जाता। तो हालांकि वो छोटे, ये फॉर्मूला जो है छोटे चेंज के लिए होता है, छोटे चेंज वाला ही पूछा जाता है। तो परसेंटेज जो है जी की वैल्यू में है 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। तो डेल्टा आर है कि रेडियस में कितना परिवर्तन हुआ, तो कितना परिवर्तन हुआ, 1% हुआ पूरी रेडियस का, 1% ऑफ रेडियस। तो हमने क्या किया, इसे सोल्व कर लिया। आगे बात समझ में, अगले बात है, ये करना बेटा एक बार। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रखा है पहले, ये करो। वेक्टर का आंसर है मेरे पास भाई, बाकी लोग भी जल्दी आंसर दिया करो। नितेश, सूरज, हीरामणि, अंकिता, अभिषेक। हम्म, देखो इसने क्या लिखा बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के आते हैं पेपर में, तो इसलिए आपको मैंने थोड़ा ज्यादा समय दिया। इसने कहा है द मास ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज 100 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी की है 10। कह रहा इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज जी बाई 6 देन द मास ऑफ द बॉडी ऑन द मून। तो बेटा तो आपको जान पूछ कर ना बहकाने के लिए लिख रहा है वो, ताकि आप फंस जाओ कि भाई जी की वैल्यू धरती पे है 10 और चांद पे कितनी है, धरती की 1/6। तो कह रहा है कि मून पर मास कितना होगा, बेटा वो मास पूछ रहा है। और आप सारे ऑप्शन देखो केजी में लिखे हैं,
तो केजी में तो मास होता है। अगर न्यूटन में लिखा होता तो न्यूटन में होता है वेट, भार। तो बेटा जब भी आप किसी वस्तु को धरती से उठा के चांद पे लेके जाओगे तो उसका जो मास है, जिसे हम केजी में नापते हैं, तो मास में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और उसका मास धरती पे 100 kg है तो वहां पे भी 100 ही होगा। ये 1/6 हमें कब करना पड़ता वेट के बारे में। तो अगर उसका वेट होता 100 न्यूटन तो वहां पे हो जाता 100/6 न्यूटन। तो 100/6 न्यूटन वहां पे आता। प्रिंस, पुष्पेंद्र, अभिषेक, कुछ कुछ हमारे पास कमेंट आ रहे हैं बच्चों के। तो अगर इसी में बेटा पूछ ले कि उसका वेट चांद पर कितना हो जाएगा, तो आप पहले उसका धरती पर वेट निकाल लो। तो वेट क्या होता है mg, हम की वैल्यू दे रखी है 100, जी की वैल्यू 10, यानी उसका जो वेट है ये धरती पर 1000 न्यूटन का है, 1000 न्यूटन। तो मून पर जो बेटा वेट होता है वो वेट होता है 1/6, मास नहीं होता। तो हमारा आंसर आता है इसका 1000/6 न्यूटन, यानी कि 500/3 न्यूटन। तो बेटा वेट होता है 1/6 और मास का रहता है सेम। तो जो मास अर्थ पर है 100 kg, मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, मून पर भी मास 100 kg ही होगा। ठीक है। वेट जितना धरती पे है पहले धरती पे निकाल लो, उसका 1/6 कर लो। थोड़ा भाई मौसम ठंडा सा लग रहा है, एक सेकंड रुको। दिल्ली में तो यार इस बार इतनी ठंड हुई नहीं है, वरना तो 1 जनवरी के आसपास बड़ा ठंडा माहौल रहता है दिल्ली में। इस बार कंपैरेटिवली उतना दिखा नहीं। गांव देहात में तो मैंने सुना है हो रही है इस बार भी बढ़िया ठंड। ये करो और ये सब ठीक कर देना ये। पीएनजी नहीं मिली कोई बात नहीं, क्लास में से देख के खुद नोट्स बना लो। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। अंकित, अभिषेक, प्रिंस, नितेश, राणा कह रहा बेटा बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथ्य सतन है। एक लिख रहा है इसने पहला ऑप्शन, जी इज द सेम एट ऑल प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो आप समझ गए, तो महागलत ऑप्शन है। इसे तो आप नींद में भी बता दोगे गलत है ये। जी इज लेस एट द अर्थ सरफेस देन एट ए हाइट अबव और एट ए डेप्थ बिलो इट, बेटा ये भी गलत है। भाई जी की जो वैल्यू कह रहा है कि सरफेस पे लेस है, हाइट और गहराई के मुकाबले नहीं। हाइट के साथ जी घटता है, गहराई के साथ में जी घटता है। तो सरफेस पे तो जी की वैल्यू 9.8 है, ऊपर जाएंगे तो घटेगा, नीचे जाएंगे तो घटेगा, ये भी गलत हो गया। जी हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट इक्वेटर, ये तो बिल्कुल ही गलत। जी इज ग्रेटर एट द पोल्स, ये बिल्कुल ठीक है, जी का मान पोल पर ज्यादा होता है। अच्छा इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन बना रहा था ये, बाद में इसने एकदम से क्या किया, ये सी और डी ऑप्शन देकर पूरा क्वेश्चन कबाड़ा कर दिया। क्योंकि अगर किसी बच्चों को इन दोनों के बारे में नहीं भी पता ना, ये तो पूरे ब्रह्मांड को पता है कि जी की वैल्यू पोल पर होती है ज्यादा, इक्वेटर पे तो सबसे कम होती है। आंसर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन। देखो अब्दुल जो है ये चलते फिरते आगे क्लास में पीडीएफ चाहिए इसे, और क्वेश्चन इससे एक ठीक नहीं हो रहा। जी का मान नहीं बताओ, इक्वेटर मैक्सिमम बता रहा है ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें मुर्गा बनाने के साथ साथ में 3 दिन तक खाना ना दिया जाए ना तब भी सजा पूरी नहीं होगी। क्या राजी सी आंसर है इसका। अभिषेक भाई तुम्हारे बहुत लेट आंसर आ रहे हैं।
मिटाई करना। राणा जी का एक आया है, सर फाइनली एम्स में सिलेक्शन हो गया है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट में। कौन से वाले एम्स में हुआ भाई? दिल्ली विल्ली वाले में हो तो यार हमें भर्ती करवा देना कभी, जरूरत पड़ेगी तो। सुना हमने एम्स में भर्ती होना बड़ा मुश्किल काम होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाले तो करवा देते हैं। इसमें लिखा है, एक उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्ताकार कक्षा में करता है। ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इफ ग्रेविटेशनल पुल सडनली डिसअपियर। तो ग्रेविटेशनल पुल अगर सडनली डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा? तो कह रहा है कि ये क्या करेगा, फॉल डाउन करेगा विद इंक्रीजिंग स्पीड, कंटिन्यूअस टू मूव विद द सेम स्पीड एंड अलोंग द सेम पाथ, मूव्स विद द सेम स्पीड टेंजेंशियल टू द ओरिजिनल ऑर्बिट, कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द ओरिजिनल पाथ। 4 ऑप्शन आपके पास में, सब करो। ये प्यारा क्वेश्चन है एकदम बढ़िया, थोड़ा सा फील करना, ठीक है। हम्म अंकित का बड़ा प्यारा आंसर आया हमारे पास, बढ़िया आंसर दिया इन्होंने। देखो बेटा, हमारे पास में ये कह रहा है कि ये अर्थ के चारों तरफ, ये बेटा अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कह रहा है कि एक उपग्रह, एक सैटेलाइट घूम रहा है ना। तो बेटा जब कोई भी सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहा है तो आप सभी जानते हैं इतना कि अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में है, वृत्तीय गति में है, तो मैंने कहा था कि वृत्तीय गति के लिए उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल लगना चाहिए। तो अब कोई सैटेलाइट, कोई उपग्रह धरती के चक्कर काटेगा तो उससे बेटा घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से। भाई धरती सूर्य के चक्कर काट रही है तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसी के चक्कर तो काट रही है। तो कह रहा है कि भाई मान लो सैटेलाइट है, इसे बेटा मान लो कि v स्पीड से घूम रहा है, तो आपको पता है स्पीड हम कैसे निकालते हैं? टेंजेंशियल जो डायरेक्शन है स्पीड बताती है हमें। अब ये कह रहा है कि एक सैटेलाइट जो है वो धरती के चक्कर काट रहा है, तो सैटेलाइट जो धरती के चक्कर काट रहा है, तो बेटा अगर कह रहा है कि अगर वो सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट इफ ग्रेविटेशनल पुल सडनली डिसअपियर, तो बेटा जब चक्कर काट रहा है धरती के, तो जो जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से धरती के चक्कर काट रहा है, अगर वो समाप्त हो जाए तो पता क्या होगा? ये मान लो बेटा यहाँ पे ये घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था, यहाँ पर था मान लो ये, तो जैसे अगर मान लो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल अगर डिसअपियर हो गया तो इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इसकी स्टेट नहीं चेंज होगी, इसकी अवस्था नहीं बदलेगी। अगर ये इस पॉइंट पर इस तरफ को भागना चाह रहा है तो बेटा लगातार इसी स्पीड से ऐसे भागता रहेगा, इसी डायरेक्शन में, जब तक कि कोई और फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ा घटा ना दे। अगर बेटा अगर कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, इस पॉइंट पे मान लो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो गया, अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, तो जिस डायरेक्शन में भाग रहा था, जिस दिशा में भाग रहा था, उसी स्पीड से उधर कोई लगातार भागता रहेगा। अब अपने घर में कभी ऐसे ट्राई करके देखना, जैसे मान लो मेरे पास बेटा ये है, क्या मिल गया मुझे आज, कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है। ये मेरा जो चार्जिंग है, चार्जिंग वाला, मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूँ। अगर मैं किसी पॉइंट पर, जैसे मान लो घूमते हुए यहाँ पर आया ये, अरे तार को कट कर दूं तो बेटा इसी डायरेक्शन में भागेगा ये, इसी डायरेक्शन में। यहाँ पे तो बस क्या है कि अर्थ की ग्रेविटी भी है तो उसे खींच लेगी नीचे की तरफ को। ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो कि मैंने ऐसे ऐसे घूम रहा है कोई चीज और आपने अचानक से उसका तार कट कर दो, तो ऐसा नहीं कि वो उसके बाद भी लगातार सर्कल पे घूमती रहेगी, क्योंकि घुमाने के लिए, मोड़ने के लिए तो कोई फोर्स होना चाहिए। अब आपने जो धागे में टेंशन थी, जो धागे में तनाव था, जो टेंशन इस पत्थर को घुमा रही थी, आपने वो टेंशन ही खत्म कर दी, तो अब वो लगातार ऐसे नहीं घूम पाएगा। तो जैसे आप ये पत्थर घूमते घूमते यहाँ पे था, यहाँ पे आपने धागे को कट कर दिया, तो इसी डायरेक्शन में भागेगा ये आगे की तरफ को, वो ग्रेविटी की वजह से हालांकि नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा? अरे क्या होगा? एक पहले लिखा फॉल डाउन विद इंक्रीजिंग स्पीड। बेटा स्पीड क्यों बढ़ेगी? स्पीड बढ़ाने या घटाने का काम तो किसका होता है? स्पीड बढ़ाने घटाने का काम होता है किसी फोर्स का, जिसके ऊपर सडनली फोर्स गायब ही हो जाएगा। तो जो जिस समय फोर्स गायब हुआ उस समय जो भी उसकी स्टेट थी, वो जिस डायरेक्शन में था, जितनी स्पीड से था उतनी स्पीड से मूव करेगा। कंटिन्यूअस टू मूव विद द सेम स्पीड एंड अलोंग द सेम पाथ। सेम पाथ में सर्कल में कैसे घूम जाएगा? मूव्स द सेम स्पीड टेंजेंशियली, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट जो है जब कोई घूम रहा होता है ना सर्कुलर पाथ में, तो उसकी स्पीड होती है टेंजेंशियली, स्पर्श रेखा की दिशा में। मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाते समय बताया था, जब वो डिसअपियर होगा तो टेंजेंशियली, टेंजेंट के डायरेक्शन में ही सेम स्पीड से भागेगा वो। कह रहा है कि कम टू रेस्ट आफ्टर
मूविंग सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द ओरिजिनल पाथ, नहीं, और ओरिजिनल पाथ तो सर्कुलर मोशन है, तो उसमें तो घूम ही नहीं सकता वो। तो अगर किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु एक सर्कुलर मोशन में है, एक वृत्त गति में है, और उस वृत्त गति में अगर मान लो कि वो धागे की टेंशन की वजह से है, कि पत्थर में धागा बांध रखा है, वो टेंशन को आप कट कर दो, या धरती सूर्य के चक्कर काट रही है तो सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल अचानक से गायब हो जाए, तो जिस समय भी जहां पे भी पुल गायब होगा, ठीक उस मोमेंट पे धरती जिस दिशा में की तरफ होगी और जितनी स्पीड से भाग रही होगी, उसी स्पीड से लगातार आगे बढ़ती रहेगी अंतरिक्ष में, स्पेस में। अरे सूरज, सब भाई सूरज तुझे क्या बीमारी है? हर क्लास में कुछ दिक्कत है तुझे? ये बच्चा देख, ये एम्स में हो गया, इसका मिल लेना इससे, भाई नंबर देना अपना, कौन बच्चा था ये, इसे दूंगा मैं। हर क्लास में मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरा नाम नहीं ले रहे, मेरा कमेंट नहीं जा रहा, हर क्लास में समस्या है इसे। नए साल पे पहले पहले दिन सुन लेगा, पढ़ने में ध्यान है नहीं, एक ढंग का आंसर नहीं आएगा टाइम से, मेरा कमेंट नहीं आ रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। ये करना भाई, ये करो। ये कह रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन बिकॉज द अर्थ अट्रैक्शन। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के आकर्षण के कारण नीचे क्यों नहीं गिरता है? तो कोई भी सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहा तो कह रहा है कि वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा। जैसे मान लो, हालांकि जब सैटेलाइट में आपको पढ़ाऊंगा ज्यादा अच्छा आपको तब समझ में आएगा, पर अभी भी आप इसे समझ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बेटा अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है, तो कह रहा है कि भाई जब ये धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इसके ऊपर जो धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे की तरफ को क्यों नहीं गिर रहा। एक कह रहा है कि इज बैलेंस्ड बाय अट्रैक्शन ऑफ मून, इसे मून के अट्रैक्शन ने बैलेंस कर रखा है। कह रहा है कि जो अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाता है इतनी बड़ी दूरी पर। इज बैलेंस्ड बाय विस्कस ड्रैग प्रोड्यूस बाय एटमॉस्फेयर, वायुमंडल द्वारा उत्पादित चिपचिपे ड्रैग द्वारा संतुलित होता है। प्रोड्यूस द नेसेसरी एक्सेलरेशन ऑफ इट्स मोशन इन ए कर्ड पाथ, इसे घुमावदार पथ के लिए आवश्यक त्वरण उत्पन्न करता है। ये चार ऑप्शन हमारे पास में है, ठीक है। देखो बेटा, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगा रहा है तो सारे के सारे जो सैटेलाइट होते हैं ये तो पृथ्वी के वातावरण से बाहर होते हैं, एटमोस्फेयर से बाहर होते हैं सारे के सारे, है ना। तो ये सी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, जब वो चक्कर काट रहा है तो धरती के एटमोस्फेयर में तो है ही नहीं वो। दूसरा वो कह रहा है कि इतनी दूरी पर अर्थ का अट्रैक्शन समाप्त हो जाता है, ये भी गलत है। भाई अगर अर्थ का अट्रैक्शन समाप्त हो जाए इतनी दूरी पर, वो अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से तो घूम रहा है वो। भाई जो सैटेलाइट जो है, अब बता सूरज क्या नाम पढ़ूं तुम्हारा, सी ऑप्शन बता रहा था इस क्वेश्चन का आंसर। और फिर कहेगा जी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते तुम, तो ठीक आंसर देगा, ढंग का देगा, लगेगा तो तेरा नाम भी लेंगे। आंसर तो सी बता रहा है इस क्वेश्चन का। तेरे घर वाले अगर सुन रहे हो ना तेरी क्लास 7 में, तो मैं कहूंगा जो भी इसके अगल बगल में हो, दो मारो उसके कान पे। अब ये जो है, जितने भी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के जो चक्कर काट रहे होते हैं वो पृथ्वी के वातावरण से बाहर होते हैं, एटमोस्फेयर से। कोई दिखाते हो सैटेलाइट चक्कर काटते हुए? अलग अलग हाइट पे होते हैं ये। सबसे मिनिमम हाइट भी जनरली 400-500 किलोमीटर तो रहती है, और एक हम पढ़ेंगे आगे सैटेलाइट में जो स्टेशनरी हो तो 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होता है। अब ये तो बिल्कुल गलत, इतनी दूरी पर अर्थ का अट्रैक्शन समाप्त हो रहा है, बिल्कुल ही गलत है। भाई अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से घूम रहा है वो। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के चक्कर काट रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स चाहिए होता है जो उसे घुमा दे, जो उसकी डायरेक्शन को बदल दे। तो वो डायरेक्शन बदलने के लिए जो उसे फोर्स चाहिए, वो फोर्स बेटा अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से ही मिल रहा है। तो उसी के वजह से तो वो घूम पा रहा है वो। और वो जो अर्थ का जो अट्रैक्शन है जिसके से घूम पा रहा है, तो उसे बेटा घूमने के लिए जितना एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में v²/r, वो एक्सेलरेशन ये त्वरण कोई फोर्स ही दे सकता है, F=m में। तो बेटा घूमने के लिए जब कोई पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, तो घूमने के समय उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो उसे घुमा दे। तो जब कोई सैटेलाइट धरती के चक्कर काटता है, तो चक्कर काटाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो अर्थ का अट्रैक्शन ही है। और यही फोर्स क्या करता है, ऐसा घूमने के लिए जितना त्वरण चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, वो प्रोवाइड कराता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि जब मैं आपको सैटेलाइट पढ़ाऊंगा तो तब आपको और ज्यादा बढ़िया से इसके बारे में पता चलेगा, पर अभी मैं चाह रहा था कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। मान लो किसी क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं है,
तुम एक भाई इस बच्चे को भगाने दो, गोविंद को ना, इसकी केमिस्ट्री शुरू करवाते हैं आज ही। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हो, आपको मान लो क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा ना ऑप्शन से भी ट्राई किया करो कि हम किस किस ऑप्शन को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी उपग्रह, कोई सैटेलाइट जब धरती के चक्कर काट रहा होगा, चक्कर लगा रहा है, तो भाई एटमोस्फेयर, वातावरण से बाहर होगा, है ना। तो यानी कि इस ऑप्शन में चलो टिक नहीं लगाएंगे हम। जब चक्कर काट रहा है तो अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से ही काट रहा है, तो पृथ्वी का अट्रैक्शन तो समाप्त होगा नहीं। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ये हर दूरी पे काम करते हैं। ये पृथ्वी सूर्य के बीच में लग रहे हैं, पृथ्वी और एप्पल के बीच में लग रहे हैं, ये छोटे से लेकर हर दूरी तक काम करते हैं। तीसरा, जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में होगी तो घूमने के लिए उसे एक फोर्स चाहिए ताकि उसके डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल सके। सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। तो बेटा जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो एक्सेलरेशन पैदा करता है वो है v²/r। तो ये एक्सेलरेशन तो कोई फोर्स ही पैदा कर सकता है। तो घूमने के लिए जितना उसे त्वरण चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, वो हमें किससे मिलेगा? वो इसी से ही मिलेगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो ये केवल ऑप्शन एलिमिनेशन समझाने के लिए बताया गया था, बाकी इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगी जब हम कर रहे होंगे आपका ये सैटेलाइट। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम क्लास में लिफ्ट वाले केस पे। लिफ्ट या एलिवेटर? लिफ्ट। लिफ्ट। पहले सोचा था मैंने आज नए साल में वो एकदम चिल माहौल में पढ़ाऊंगा एकदम बच्चों को, और तुम्हारी हरकतें ऐसी इरिटेट कर देते तुम टीचर को। क्यों, पढ़ना तो मैं है नहीं। 11:15 क्लास में गोविंद आके अपना 12:15 बजे, 1 घंटे बाद, केमिस्ट्री कब शुरू होगी, केमिस्ट्री कब शुरू होगी? अरे केमिस्ट्री में थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, जो मैं बताऊंगा। जो केमिस्ट्री पढ़ाया केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछना, या कॉल सेंटर पे कॉल करके पूछो। या मैंने सोचा कि चलो इसे बोलूंगा मैं भी, एक बार कंप्लीट हो जाए मेरा जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन। 500 कमेंट कर दिए, पूरा कमेंट बॉक्स ही भर दिया, कब से केमिस्ट्री शुरू होगी। अब ब्लॉक कर दिया, अब शांति से बैठा रहेगा। क्या ग्रेजुएशन कहिए, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़े हो, चल भी रहे कि बंद हो गए। अब यहां देखना बेटा, अब यहां पे आएंगे हम लिफ्ट पे। इसमें एक बड़े प्यारे से इजी से क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं, और बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कि लाइन से गलत आंसर देंगे उस क्वेश्चन का। और लिफ्ट में 100 में से अकेले 60% वही क्वेश्चन आता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पहला क्वेश्चन, कि मान लो कि बेटा मैं एक लिफ्ट में हूं, है ना, एक लिफ्ट में। लिफ्ट समझ रहे हो ना, जो आपको पहले फ्लोर से 10 फ्लोर 20 फ्लोर पे लेके जाएगा, एलिवेटर। और आप जिस लिफ्ट में हैं, अगर बेटा लिफ्ट जो है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से ऊपर की तरफ जा रही हो, आप एक लिफ्ट में हैं, लिफ्ट लगातार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपने शरीर का जो वजन है, जो भार है, ऊपर जब लिफ्ट जा रही हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपने शरीर का भार जो है वो ज्यादा लगेगा, शरीर भारी सा लगेगा, या हल्का लगेगा, कैसा लगेगा? अगर आप एक लिफ्ट के अंदर हैं और ऊपर की तरफ लिफ्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना भार कम लगता है कि ज्यादा, ये आपको बताना है। हम्म वेक्टर का हो गया गलत, अंकित का भी गलत, पुष्पेंद्र का भी गलत, गजाला का भी गलत, राजेश अंकित दोनों का गलत। अनूप का ठीक है अभी तक। सूरज का गलत। भाई सूरज, तेरा कमेंट पढ़ लिया हमने, गलत है तेरा आंसर। एक रामपाल का ठीक है। रामपाल लड़का होशियार होता रहा जा रहा है। इस हमने शुरू की 2-4 क्लास में डांट लगाई थी, उसके बाद से खतरनाक बनता जा रहा है डे बाई डे। सबसे ज्यादा जब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है वो रामपाल में दिख रहा है, और बाकी तुम सारे बिगड़ते जा रहे हो क्लास के साथ साथ। देखो,
जितने बच्चे कह रहे हैं जी वेट ज्यादा लगेगा उन सबका गलत है, जो कह रहे हैं कम लगेगा उनका तो बिल्कुल ही गलत है, जो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे राजेश जैसे, उनका ठीक है। बेटा लिफ्ट जो है ना, हमारे साथ समस्या यही है, हम पेपर में जैसे लिफ्ट देखते हैं बस भावुक हो जाएंगे, ये तो वेट कम पे टिक लगा देंगे ज्यादा पे। आपको उसकी कंडीशन ही नहीं पता कि लिफ्ट में वेट कम कब लगता है और ज्यादा कब लगता है। अगर आप एक लिफ्ट में हैं और लिफ्ट बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी नियत वेग से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ऐसी लिफ्ट के अंदर आपको अपने वेट में कोई फर्क नहीं लगेगा। लिफ्ट में आपको अपना वेट ज्यादा तब लगता है, लिफ्ट ऊपर तो जाए ये बात तो सही है, पर वो एक्सीलरेट करते ऊपर जाए, उसकी वेलोसिटी बदलनी चाहिए। 2 3 4 5 ऐसे एक्सीलरेट करते जब ऊपर जाते हैं ना तो भार ज्यादा लगता है। लिफ्ट में आपको अपना वेट कब कम लगता है, लिफ्ट नीचे तो आए लेकिन एक्सेलरेट करते हुए त्वरित गति से, अगर एक समान गति से ऊपर जाए या एक समान गति से नीचे आए, उस दौरान लिफ्ट में आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। अभी देखो आपको फील कराता हूं मैं। मान लो कि आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, आपने बटन दबाया 25वें फ्लोर का, तो बेटा लिफ्ट जस्ट चलना शुरू करे ग्राउंड फ्लोर से, तो अब धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को तो बढ़ाएगी, वो अभी 0 पे है, बढ़ाएगी 1 2 3 ऐसा कुछ बढ़ाएगी, तो बेटा जस्ट लिफ्ट ऊपर की तरफ को जाएगी। कभी किसी लिफ्ट में खड़े हो ना, जस्ट जब वो चलना शुरू करेगी तो एक्सीलरेट करेगी ना, 0 से अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगी ऐसे, तो आपको अपना शरीर थोड़ा भारी सा लगेगा। पर एक आध फ्लोर जाने के बाद में अब मान लो उसने वेलोसिटी बढ़ा बढ़ा के 10 पे जाकर रोक ली अपनी वेलोसिटी को, अब वो लगातार फिर एक ही वेलोसिटी से जाएगी, तो लिफ्ट जस्ट जब ऊपर की तरफ को उठती है उस समय आपको अपना शरीर भारी सा लगता है। पर एक आध फ्लोर के बाद फिर आप स्मूथली नॉर्मली खड़े होते हैं, आपके अगल बगल में लोग खड़े हैं नॉर्मली बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वो लिफ्ट एक समान गति से जा रही है अब आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। ऐसे जब लिफ्ट नीचे की तरफ को आती है, जस्ट जब वो चलना शुरू करेगी 22 फ्लोर से नीचे, तो आपको अपना वजन हल्का सा कम लगेगा, क्योंकि जब वो नीचे की तरफ शुरुआत करेगी तो 0 से अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगी, 0 1 2 3 10 5 15 20 कुछ करेगी, तो आपको शरीर हल्का सा लगेगा, फिर वो एक वेलोसिटी को मेंटेन कर लेगी, लगातार उससे नीचे आती रहेगी। तो जिस दौरान लिफ्ट एक समान वेग से गति कर रही होती है बीच में कहीं, है ना, तो उस समय आपको अपने भार में कोई फर्क नहीं लगता। भार में फर्क तब लगता है लिफ्ट ऊपर जाए पर त्वरित गति से ऊपर जाए, एक्सीलेट करते हुए। भार कम लगेगा जब एक्सीलेट करते हुए नीचे की तरफ आए। तो इसके लिए मैं पहले आपको, जैसे मैं बनाऊंगा शॉर्टकट में, पहले आप ऐसे बनाना, अगली क्लास में मैं इसके आपके फॉर्मूले बना दूंगा, उस सब न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर कोई बेटा लिफ्ट जो है ए एक्सीलरेशन से ए त्वरण से ऊपर की तरफ जाए, तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति का वेट भार क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा उसे। लिफ्ट जो है बेटा अगर वो ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आए, ए त्वरण से नीचे की तरफ आए, तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट लगेगा कम। अच्छा बेटा जिस लिफ्ट में आप हैं तो उस लिफ्ट का केबल खींच रहा होता है, एक तार खींच रहा होता है ऊपर नीचे, पहले फ्लोर से 20वें पर, फिर 20वें से नीचे लेके जा रहा होता है। अगर वो तार कभी टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो लिफ्ट ऐसे गिरेगी, फ्री फॉल होगा। जैसे नहीं हाथ से पत्थर छूट जाए तो नीचे गिर जाए, तो लिफ्ट का अगर तार टूट जाए तो भी फ्री फॉल करेगी। तो उस केस में उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना भार लगेगा 0। तो लिफ्ट का अगर कभी वायर ब्रेक हो जाए, केबल इसका टूट जाए, केबल अगर ब्रेक हो जाए, तो बेटा बनेगी फ्री फॉल की कंडीशन, मुक्त रूप से गिरना कहते हैं हिंदी में से, मुक्त रूप से गिरना। तो इसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट जो लगेगा वो कितना महसूस होगा, 0। तो लिफ्ट ऊपर है ए एक्सिलरेशन से तो वेट ज्यादा, लिफ्ट नीचे है ए एक्सिलरेशन से तो वेट कम, और ब्रेक, केबल ब्रेक होने पर वेट क्या लगेगा, 0। अगर लिफ्ट एक्सिलरेट ना करे, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक नियत वेग से ऊपर नीचे जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक नोट हम जरूर लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे हम, इन केस ऑफ लिफ्ट ऑल्सो, in case of lift also there will be no change, there will be no change in weight, there will be no change in weight if velocity of lift
इज कांस्टेंट, हिंदी में लिखेंगे लिफ्ट वाले केस में भी, 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 लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई अंतर नहीं आएगा, लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई अंतर नहीं आएगा, लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई अंतर नहीं आएगा, लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई अंतर नहीं आएगा, यदि यदि लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई अंतर नहीं आएगा, यदि यदि लिफ्ट का वेग एक समान हो, यदि लिफ्ट का वेग एक समान हो। इन केस ऑफ लिफ्ट ऑल्सो देयर विल बी नो चेंज इन वेट इफ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जैसे आप लिफ्ट वाला केस देखें तो लिफ्ट वाले केस को देखते ही आप सबसे पहले समझेंगे कि लिफ्ट एक्सिलरेट कर भी रही कि नहीं कर रही है। अगर वो एक्सिलेट नहीं कर रही है, एक समान वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो ऊपर नीचे जा रही है तो वेट में कोई फर्क नहीं लगेगा। वो एक्सिलेट करते ऊपर जाएगी तो वेट ज्यादा, एक्सिलरेट करते हुए नीचे आएगी तो वेट कम, और तार टूटने पर वेट क्या हो जाएगा, 0। आगे बात समझ में? अरे हाँ या ना? ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल को मैं आपको 3 इक्वेशन बनाऊंगा इस क्लास में कि भाई लिफ्ट ऊपर जा रही है, वेट ज्यादा लग तो रहा है पर कितना, लिफ्ट नहीं जा रही है, वेट कम लग रहा है, कितना। तुम कुछ और, जब तार टूटता है तो वेट 0 क्यों होता है, हो जाता है, उसकी वजह क्या है। कल हम इसमें लिफ्ट से कुछ इक्वेशन बनाएंगे, और यहां से कल एक चीज हम और बढ़िया समझेंगे कि जो हम कहते हैं कि मेरा वेट जो है, हमने एक पढ़ा था कि वेट होता है mg, वेट वो फोर्स है जिससे हमें धरती खींच रही है अपनी तरफ को। तो हम किसी वेइंग मशीन पे जब खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन क्या चीज मेजर करती है, आपको कल को वेट का एक बहुत अच्छा सा और आइडिया होगा। तो कल हम क्या करेंगे, क्लास में इनकी इक्वेशन बना के पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है। तो पढ़ के आना, और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। हालांकि हैप्पी न्यू ईयर तो तुम्हारा खराब कर दिया है मैंने, 2-4 को तो चिपका दिए हैं, है ना, तो बुरा मत मानना, ये जरूरी भी है ना, जीवन में थोड़ा थोड़ा सा हमें मिलते रहना चाहिए पंच, है ना, थोड़ा सा एक क्या कहते हैं ना, किक मिलती रहनी चाहिए। घर वालों ने डांटना बंद कर दिया है, स्कूल कॉलेज में आप जा नहीं रहे हो, तो थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा एक्टिव रहे, थोड़ा तेज चले, तो उसके लिए कहीं से तो कुछ तो मोटिवेशन मिले हमें। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, ठीक है। बाय, थैंक यू एवरीवन। ठीक है पुष्पेंद्र भाई, बाय।